Good morning, students. Now in today's lecture we will see formation of bits, that is new concept. It is also superposition of two sound waves. देखिए सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स का एक एग्जांपल, एक फेनोमेना हमने इसके पहले डिस्कस किए, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. नाउ दिस इज़ फॉर्मेशन ऑफ बिट्स. अब फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव में भी क्या होता है कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव मूविंग along the same path but in exactly opposite direction overlap and forms the stationary wave. अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी टू साउंड वेव्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है यहाँ पर, ओके, एंड मूविंग अलोंग द सेम पाथ इन द सेम डायरेक्शन. तो ये डिफरेंस है दोनों में. देखिए स्टेशनरी वेव यहाँ पर तो एक स्ट्रिंग मान लेते हैं यहाँ पर हम. इन स्टेशनरी वेव सपोज देर इज अ स्ट्रिंग, ओके, एंड अ वेव इज इंसिडेंट like this is incident wave and this wave get reflected in this way. So incident wave, reflected wave are moving exactly along the same line but in opposite direction. तो यहाँ पर क्या होता है कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, इनका ओवरलैपिंग होता है, मतलब सुपरपोजिशन, और इससे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है. अब फॉर्मेशन ऑफ बिट्स, ये फिनोमेना क्या है, देखिए सपोज यहाँ पर साउंड वेव्स है, सपोज एक साउंड वेव है यहाँ पर, ठीक है, इट हैज़ सर्टन फ्रीक्वेंसी n1 एंड देर इज़ अनदर फ्रीक्वेंसी दैट इज साउंड वेव विथ अ फ्रीक्वेंसी सपोज n, दैट इज़ n2, ओके. अब दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है. देखिए दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है एग्जैक्टली, लेकिन फ्रीक्वेंसी स्लाइटली चेंज है. जैसे यहाँ पर सपोज 100 हर्ट्स और ये है यहाँ पर 105 हर्ट्स, ओके. तो ये स्लाइटली डिफरेंस 100 हर्ट्स 105 हर्ट्स 105 हर्ट्स, तो दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 5 हर्ट्स का. तो ऐसे अगर दो साउंड वेव्स यहाँ पर ओवरलैप हो जाते हैं स्टूडेंट, ओके, ओवरलैप ईच अदर, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. देखिए दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एक ही होने के कारण यहाँ पर एम्पलीट्यूड दोनों वेव का सेम होता है. यहाँ पर भी दो साउंड वेव्स है लेकिन सेपरेट, ओके, एंड बोथ हैव सेम एम्पलीट्यूड लेकिन डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. तो अगर ये ओवरलैप हो जाते हैं तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है. देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम एंड ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, इसलिए इंटेंसिटी भी कम होगी. सो if these two sound waves having exactly same amplitude but there is slight difference in frequency overlap each other, then there are constructive interference at certain point and at certain point there are destructive interference. So amplitude is maximum, amplitude is minimum. So at some points the intensity is maximum and at some points the intensity is minimum. So maximum intensity, that is known as waxing, minimum intensity, that is known as waning. देखिए फॉर्मेशन ऑफ बिट्स और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये दोनों फिनोमेनस सेम है, एग्जैक्टली सेम. जैसे हमें पता है ना कि अगर टू लाइट वेव्स, कोहेरेंट लाइट सोर्सेस होते हैं अगर, है ना, एंड इट इमिट्स आउट द लाइट वेव्स, दैट लाइट वेव्स सुपरपोज ईच अदर, ओके, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, राइट. तो ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, उसी तरह से यहाँ पर टू साउंड वेव्स ओवरलैप ईच अदर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ओके. यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम रहेगी, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिनिमम रहेगी. अगर ये दोनों का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम है तो मिनिमम मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जीरो रहेगी. सो इन दिस वे, जैसे लाइट वेव्स में देखिए अल्टरनेट ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, अल्टरनेट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ओके. सो दिस इज नोन एज वैक्सिंग, वैनिंग. वैक्सिंग मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड इफ इट इज़ मैक्सिमम, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज वैक्सिंग. और जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिनिमम होती है
दैट इज़ नोन एज वैनिंग। जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में अल्टरनेट ब्राइट बैंड, डार्क बैंड। ब्राइट बैंड का मतलब क्या होता था कि जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम, राइट। उसी तरह से यहाँ पर दो अगर साउंड वेव्स इंटरफेयर हो जाते हैं तो वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड जहाँ पर ज़्यादा होगी, दैट पॉइंट इज नोन एज वैक्सिंग। सो अल्टरनेट वैक्सिंग वैनिंग आर प्रोड्यूस्ड। सो फॉर्मेशन ऑफ बीट्स इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, सो इन केस ऑफ साउंड वेव्स वी आर डिस्कसिंग टू phenomena ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, एक स्टेशनरी वेव्स और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो इसका भी यहाँ पर एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम देखने वाले स्टूडेंट। ओके, तो स्टेशनरी वेव एंड फॉर्मेशन ऑफ बीट्स आर द टू phenomena ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स। ओके, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। सिमिलरिटी क्या है दोनों में कि दोनों इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है। यहाँ पर भी दो साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होगा। ओके, डिफरेंस क्या है यहाँ पर? इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एग्जैक्टली मूविंग अलॉन्ग द सेम पाथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पर दो साउंड वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा? इंसिडेंट वेव यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही, मतलब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन यहाँ पर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस कितना होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस ये 10 हर्ट्ज़ तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है तो फिर बीट्स फॉर्मेशन नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, देखिए फॉर्मेशन ऑफ बीट्स का मीनिंग यहाँ पर क्या दिया है? व्हेन देयर इज सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड but slightly different frequencies traveling in the same direction. The intensity of sound varies periodically with time. This phenomenon is known as or is called formation of beats. देखिए यहाँ पर दो साउंड वेव्स हमें कंसिडर करने होंगे। सपोज यहाँ पर एक साउंड वेव है इस तरह से। ओके, सो वी रिप्रेजेंट इट बाय साइनोसाइडल वेव। सो दिस इज वन वेव having frequency n1. So this is graphical representation. Okay, along x-axis there is time and along the y-axis there is amplitude. Suppose इसका amplitude है यहाँ पर amplitude a है और frequency कितने n है। Okay, and x-axis पर time है। Suppose यहाँ तक ये टाइम कितना होगा? 1 सेकंड। कितना होगा? 1 सेकंड। और यहाँ पर वेव्स देखिए कितने हैं? दिस इज़ 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ तक हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, यहाँ तक हम कंसिडर करते हैं। तो लेट दिस इज़ 1 सेकंड। इसके आगे भी ये वेव्स ऐसी मूविंग होगी। ओके, तो 1 सेकंड तक देखिए कितने वेव्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए होंगे। दिस इज़ 1, ओके, 2 3 4। सो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कंसिडर करेंगे हम? 4 हर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4 हर्ट्ज़। ठीक है, बिकॉज वन वेव इज नथिंग बट द क्रस्ट एंड ट्रफ। वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ कॉन्स्टिट्यूट्स वन वेव। तो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर कितने वेव्स आ गए? 1 2 3 4। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 4 हर्ट्ज़। बिकॉज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। तो एक वाइब्रेशन, ये दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाइब्रेशन, ये फोर्थ वाइब्रेशन। सो इन 1 सेकंड इफ देयर इज़ 4 वाइब्रेशन। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हम सपोज जैसे फ्रीक्वेंसी होती है 200 हर्ट्ज़, 250 हर्ट्ज़। तो 1 सेकंड के अंदर वहाँ पर वाइब्रेशन कितना होता है? 200 टाइम्स होता है। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, अगर 1 सेकंड के अंदर 200 टाइम्स वाइब्रेशन होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 200 हर्ट्ज़। तो उतने हम यहाँ पर बता नहीं सकते, इसलिए एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, n1 इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज़। ओके, और दूसरी एक वेव होगी यहाँ पर, देखिए इस तरह से। सपोज सेकंड वेव जिसका एम्पलीट्यूड फर्स्ट वेव इतना ही होगा। ओके, लेकिन वाइब्रेशंस वहाँ पर डिफरेंट है। देखिए ये 1 सेकंड तक हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं। दिस इज़ 1 सेकंड, राइट। अब 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर कितने वेव्स आ गए? देखिए 1
2 3 4 5 6 7, ओके 7 आ गए। मतलब यहाँ पर n2 हम क्या लिख सकते हैं 7 हर्ट्ज। ये सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं हम, ओके इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं 4 टाइम्स और यहाँ पर 7। अब दोनों में डिफरेंस कितना है 3 हर्ट्ज, दोनों में डिफरेंस कितना है 3 हर्ट्ज होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अब जब इनका ओवरलैप होगा दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है सेम है। देखिए दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड, ये फर्स्ट वेव एंड ये सेकंड वेव, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ओके और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और डायरेक्शन भी सेम है अलोंग द सेम डायरेक्शन, ओके। अब जब ये दोनों वेव्स ओवरलैप हो जाएंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 2 वेव्स है n1 n2, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ओके। अब इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 और ये 4, 1 सेकंड के अंदर इसके 4 ऑसिलेशंस होते हैं, ओके। और सेकंड वेव है साउंड वेव, जिसके ऑसिलेशंस कितने होते हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 7, ओके। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी का, उतनी फ्रीक्वेंसी बीट की होती है। सो देखिए यहाँ पर ये 1, ओके 1 2 3 टाइम्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर मिलता है हमें। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी फिर दोनों का डिफरेंस, दैट इज 7 - 4 या 4 - 7, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंस, ओके। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3 फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी n = 3 हर्ट्ज। तो ये होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि अगर 2 साउंड वेव्स हैं यहाँ पर जिसका एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, ओके। अब देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैसे होगी मैक्सिमम होगी। यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है लेकिन माइनस है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ वेव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ओके। एम्पलीट्यूड अगर माइनस भी होता है तो उसका स्क्वायर प्लस ही रहेगा ना, बिकॉज वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इसलिए देखिए एक्सिस के ऊपर यहाँ पर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, दोनों का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा। मतलब एट दिस पॉइंट वी हर्ड लाउड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ओके। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट वेव किस तरह से होगी, जैसे यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी लाउड होगी और अलोंग द एक्सिस इंटेंसिटी मिनिमम होती है ना। देखिए इस तरह से डिंग 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 डिंग, ये एक वे हो गई, दिस इज फर्स्ट साउंड वेव। क्या कैसे होगी ये, देखिए डिंग 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 डिंग, ओके। तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, ओके। सो इफ़ देयर इज सेकंड वेव, अब यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी सेम रहेगी, लेकिन देखिए 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, लेकिन ये क्रस्ट है और ये टर्फ है, ओके। तो 1 2 3 4, इसलिए फ्रीक्वेंसी 4 है। अब यहाँ पर ये साउंड कैसा होगा, देखिए यहाँ पर डिंग 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 लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, इसलिए फ्रीक्वेंसी हमने लिखी 7 हर्ट्ज, ओके। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द वेव पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर 4 बार होता है, यहाँ पर 7 बार होता है, ठीक है। तो ये n1 n2 फ्रीक्वेंसी। अब जबकि ये दोनों साउंड एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ओके। जब ये ओवरलैप हो जाते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट तैयार होता है, वेव फॉर्म यहाँ पर तैयार होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम होगी, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड मतलब वहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, मतलब कौन सा इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी मैक्सिमम होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिनिमम होगी, फिर से यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजिंग होगी, मैक्सिमम होगी, डिक्रीजिंग, ओके। तो अल्टरनेट यहाँ पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मैक्सिमम मिनिमम। जहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है दैट इज नोन एज वैक्सिंग। तो ये पॉइंट का कौन सा होगा स्टूडेंट यहाँ पर, दिस इज नोन एज वैक्सिंग,
ओके, WAXING वैक्सिंग। और जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिनिमम मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होगा या मिनिमम होगा, दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो दिस पॉइंट इज नोन एज वैनिंग, WANING वैनिंग। सो अल्टरनेट हमें वैक्सिंग वैनिंग वैक्सिंग वैनिंग वैक्सिंग वैनिंग ये पॉइंट्स मिलते हैं स्टूडेंट। तो साउंड का इफेक्ट कैसा होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। देखिए डिंग 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 इस तरह से। तो दिस इज़ बीट्स, तो ये बीट्स है यहाँ पर। तो इसलिए अगर ये दो वेव्स यहाँ पर ओवरलैप हो जाते हैं स्टूडेंट, तो इस तरह से हमें अल्टरनेट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये मिलेगा। जैसे इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट में देखिए अल्टरनेट ब्राइट बैंड डार्क बैंड, उसी तरह से यहाँ पर अल्टरनेट क्या मिलेंगे, हाई इंटेंसिटी साउंड लो इंटेंसिटी साउंड। देखिए इस तरह से यहाँ पर डिंग 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 डिंग। ओके, दिस इज बीट फॉर्मेशन। तो ये फॉर्मेशन ऑफ बीट्स है स्टूडेंट। ओके राइट। तो यहाँ पर हाई टोन्स कितने बार आते हैं स्टूडेंट, 3 बार, 1 2 3। ओके, तो इसका मतलब ये 3 वेव्स हो गए यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर। तो बीट फॉर्मेशन में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दोनों का डिफरेंस। ओके, सपोज हमारे पास 2 वेव्स हैं यहाँ पर 100 हर्ट्स। ओके, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 105 हर्ट्स। मतलब दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 5 हर्ट्स। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो भी यहाँ पर फॉर्म होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 हर्ट्स। तो 5 बार वहाँ पर अल्टरनेट वैक्सिंग वैनिंग होगी। जैसे देखिए यहाँ पर क्रॉस ट्रफ मिलाकर एक वेव कंप्लीट हो गई। ओके, वैसे यहाँ पर एक वैक्सिंग, ओके ये वैक्सिंग है यहाँ पर और ये वैनिंग है। तो एक वैनिंग एक वैक्सिंग। ओके, तो ये एक वेव हो गई स्टूडेंट यहाँ पर। जैसे अल्टरनेट क्रॉस ट्रफ दैट फॉर्म्स अ ट्रांसवर्स वेव और दैट फॉर्म्स अ वेव, उसी तरह से अल्टरनेट वैक्सिंग और वैनिंग मिलाकर एक वेव तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए वैक्सिंग कितने हो गए, 1, ये 2 और ये 3। ओके, तो यहाँ पर हाफ है ये इसलिए, लेकिन यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर कितने बार आएंगे, 3 बार आएंगे। 3 बार वैक्सिंग 3 बार वैनिंग। ओके, सो फ्रीक्वेंसीज 3। वैसे यहाँ पर अगर हम 100 हर्ट्स एंड 105 हर्ट्स कंसिडर करते हैं, 2 वेव्स, अगर इनका ओवरलैप हो जाता है तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी स्टूडेंट, दोनों का डिफरेंस मतलब 5 हर्ट्स। तो 5 बार यहाँ पर क्या होंगे, वैक्सिंग अल्टरनेट वैक्सिंग वैनिंग प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट। तो 1 वैक्सिंग एंड 1 वैनिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 वेव। देखिए अगर हम यहाँ पर वैक्सिंग लेते हैं ये, ओके, तो नेक्स्ट वैक्सिंग यहाँ पर आता है। तो दिस इज 1 बीट, दिस इज नोन एज 1 बीट। तो ये एक बीट हो गया, ये दूसरा बीट, ये तीसरा बीट होगा। ओके, सो वैक्सिंग टू वैक्सिंग ये दूसरा बीट हो गया, वैक्सिंग टू वैक्सिंग ये तीसरा बीट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 4 हर्ट्स 7 हर्ट्स दोनों का डिफरेंस 3। तो बीट फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 3 होगी, 1 2 3। राइट स्टूडेंट। सो 1 वैक्सिंग एंड 1 वैनिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स अ बीट। देखिए यहाँ पर वैक्सिंग, ओके, और ये वैनिंग और फिर से नेक्स्ट वैक्सिंग। तो ये एक बीट तैयार होगी ना यहाँ पर, वैक्सिंग वैनिंग वैक्सिंग, ये दूसरी बीट तैयार होगी। ओके, देखिए यहाँ पर 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ टोटल, मतलब ये पॉइंट देखिए, या फिर क्रस्ट का भी पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं। तो क्रस्ट टू नेक्स्ट क्रस्ट एक वेव हो गई ना, उसी तरह से वैक्सिंग टू वैक्सिंग ये एक बीट हो गई, वैक्सिंग टू नेक्स्ट वैक्सिंग ये दूसरी बीट हो गई और ये तीसरी बीट। तो इस तरह से मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, अगर बीट्स फॉर्म करने हैं तो इनका जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी मस्ट बी लेस दैन इक्वल टू 10 हर्ट्स। अगर प्रैक्टिकल हमें बीट्स फॉर्म करने हैं तो ये डिफरेंस जो होता है n1 और n2 का, ओके, n1 माइनस n2 ये मॉड में लिखते हैं, कभी n1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, कभी n2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये जो डिफरेंस है इट शुड बी लेस दैन इक्वल टू 10 हर्ट्स। ओके, अगर प्रैक्टिकल बिट फॉर्मेशन करनी है तो इनका डिफरेंस 7 या फिर 6 to 7 हर्ट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके,
अगर हमें प्रैक्टिकली बिट्स फॉर्म और वो सुनने मतलब ओके प्रैक्टिकली बिट्स फॉर्म करने और उसको अगर हम हर्ट कर सकते सुन सकते तो वहाँ पर बिट फॉर्मेशन के लिए डिफरेंस कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7 हर्ट्ज़ तक, उससे ज़्यादा नहीं। ओके कुछ किताब में ये वैल्यू दी है 6 to 7 हर्ट्ज़, तो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ये 10 हर्ट्ज़ तक याद रखिए। बहुत सारी किताब में ये वैल्यू दी है कि बिट फॉर्मेशन कम होगा जब दो साउंड वेव्स ओवरलैप होंगे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और अराइविंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, लेकिन दोनों के बीच फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज़ तक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ओके उससे ज़्यादा अगर होता है तो फिर बिट फॉर्मेशन नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके तो ये कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ बिट्स। अब यहाँ पर हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं, इक्वेशंस देखेंगे। ओके तो बीट के लिए क्या इक्वेशन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। चलिए ये एक वेव है यहाँ पर। नाउ दीज आर टू साउंड वेव्स एंड विच आर प्रोपोगेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो दे आर प्रोग्रेसिव वेव। तो लेट दिस इज फर्स्ट वेव। इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा, ये फॉर्मूला है ना। या फिर y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, अब यहाँ पर 1 अपॉन टी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से लिख सकते हैं एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। ओके तो ये जनरल फार्मूला है स्टूडेंट वेव के लिए। नो अब फर्स्ट वेव यहाँ पर क्या होगी, y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट n1 t माइनस एक्स बाय लैम्बडा। ओके और सेकंड वेव क्या होगी यहाँ पर, दैट इज y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई in bracket n2 t minus x by lambda. So this is equation 1, equation 2. मतलब equation 1 y1 okay represents the progressive equation of this first wave. n1 is the frequency, a is the amplitude. Now this is for second wave, इसका भी amplitude same है ना, a sin 2 पाई, लेकिन frequency n2 है, इसलिए n2 t minus x by lambda. नो फॉर अवर कन्वीनियंस हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्रोपोगेट हो रहे हैं। ओके एंड दे ओवरलैप ईच अदर एट x इज इक्वल टू 0। ओके लेट सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब जो लिसनर होगा बिट्स हर्ट करने के लिए, जो लिसनर होगा वो लिसनर कहाँ पर खड़ा होगा, x इज इक्वल टू 0। मतलब देखिए कि ये दो साउंड वेव्स है यहाँ से प्रोपोगेट हो रहे हैं। ओके एंड साउंड वेव ओवरलैप ईच अदर, तो ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ पर ओवरलैपिंग जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पर हम x की वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं स्टूडेंट। ओके तो एट x इज इक्वल 0 लेट द वेव्स सुपरपोज ईच अदर। ओके तो फिर x अगर 0 लेते हैं तो ये और इक्वेशंस हम थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके तो y1 क्या होगा यहाँ पर, y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n1 t, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके बिकॉज x की वैल्यू 0 तो कन्वीनियंस होगा थोड़ा इक्वेशन ऑब्टेन करने में। और सेकंड वेव कैसे लिख सकते हैं हम, y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n2 t, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये जनरल फार्मूला यहाँ पर फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के लिए। नाउ ड्यूरिंग ओवरलैपिंग क्या होगा, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके अगर ये दोनों वेव्स ओवरलैप हो जाते हैं, सुपरपोजिशन मतलब ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दिस टू वेव, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। सो y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a साइन 2 पाई n1 t, ओके प्लस y2 a साइन 2 पाई n2 t। अब ये इसको सॉल्व करना है इसमें, लेकिन इससे पहले हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है। कौन सा, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन
सी प्लस डी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें यूज़ करना है स्टूडेंट यहाँ पर। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या होगा फिर, देखिए a कॉमन है, a दोनों में कॉमन है ना, तो ये यहाँ पर 2 फैक्टर 2a साइन इन ब्रैकेट। अब c का मतलब क्या होगा, ये होगा 2 पाई n1t और d मतलब यहाँ पर 2 पाई n2t, दोनों के एडिशन 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t डिवाइडेड बाय 2। ओके, इनटू कॉस ऑफ, अब कॉस ऑफ देखिए c माइनस डी मतलब 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t। ओके, डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं हम। y इज इक्वल टू 2a, यहाँ पर कॉमन क्या होगा देखिए 2 पाई कॉमन निकलेगा और ये t भी कॉमन निकलता है, तो देखिए a 2a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट n1 प्लस n2 बाई 2 इंटू टी, इस तरह से लिख सकते हैं हम। देखिए 2 पाई कॉमन निकला है, ओके, और t भी कॉमन निकला है ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर n1 प्लस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ, अब यहाँ पर भी 2 पाई हम कॉमन निकाल सकते हैं स्टूडेंट, कॉस ऑफ 2 पाई ओके n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, इस तरह से। तो ये एक इक्वेशन होगा। नाउ वी कैन रिटर्न दिस इक्वेशन एज 2a, अब कॉस टर्म पहले लेते हैं, ओके, कॉस ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी इंटू साइन की टर्म बाद में लिखते हैं, साइन 2 पाई इन ब्रैकेट n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, इस तरह से। वही स्टेप है लेकिन कॉस टर्म पहले लिखी देगी, 2a कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी पहले लिखा है, और ये टर्म बाद में साइन की, साइन 2 पाई n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। नो दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, मतलब ये दो वेव्स अगर सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो इसका ये एम्पलीट्यूड होगा स्टूडेंट। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, ओके, और इट कैन बी रिटन एज a साइन 2 पाई n t, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स, मतलब यहाँ पर जो बिट्स फॉर्म हो गए उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, दैट गिव्स 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी, ये टर्म यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा स्टूडेंट। तो इस टर्म के जगह पर हमने a लिखा है। सो व्हाट इज a इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ बिट्स, ओके, साइन 2 पाई इन ब्रैकेट n1 प्लस n2 बाई 2 फ्रीक्वेंसी है ना, n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 मतलब एवरेज फ्रीक्वेंसी या मीन फ्रीक्वेंसी। सो n गिव्स द एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिट्स, ओके। तो चलिए इसको यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस फॉर्मेट, ओके। देखिए y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट एन टी, या फिर a साइन 2 पाई एन टी। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव वेव whose amplitude is represented by capital A and frequency that is average frequency, okay. So this equation gives the equation of beat equation where A is resultant amplitude, okay, और n का मतलब क्या होगा, mean frequency। नो अब यहाँ पर देखिए, अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होने के बाद जैसे बिट्स फॉर्म होगा तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा स्टूडेंट वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होगी, एंड दैट करस्पॉन्डिंग पॉइंट इज नोन एज वैक्सिंग, मतलब जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड लाउड है, ज़्यादा है, सबसे मैक्सिमम है। और ये पॉइंट मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होगा, बिकॉज एम्पलीट्यूड सेम है ना, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी मिनिमम रहेगी, 0 रहेगी। तो ओके, तो यहाँ पर लाउड साउंड होगा, यहाँ पर साउंड नहीं होगा, यहाँ पर ज़्यादा साउंड होगा, तो इसलिए यहाँ पर हाई टोन
लो टोन, हाई टोन, लो टोन, इस तरह से बीट्स फॉर्म होते हैं स्टूडेंट। तो वैक्सिंग और वैनिंग, तो ये वैक्सिंग्स कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे और वैनिंग कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वैक्सिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कंडीशंस एक एक कंसिडर करते हैं। पहले कंडीशन ऑफ वैक्सिंग, कंडीशन ऑफ वैक्सिंग। वैक्सिंग मतलब जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम है। ओके, और हमें पता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मतलब जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। ओके, तो वैक्सिंग का मतलब क्या होता है, द पॉइंट एट विच द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, द पॉइंट एट विच intensity of sound is maximum। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम कब होती है, जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। मतलब वैक्सिंग के लिए कंडीशन क्या होगी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा स्टूडेंट। ओके, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। अब एम्पलीट्यूड के लिए फार्मूला क्या है यहाँ पर, देखिए एम्पलीट्यूड के लिए फार्मूला हमने कैपिटल ए किस टर्म के जगह पर लिखे, ये, तो ए इज इक्वल टू 2a कॉस ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी। तो एम्पलीट्यूड का फार्मूला ये है स्टूडेंट। अब ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, देखिए कॉस फंक्शन है, मतलब एम्पलीट्यूड वेरीज विथ रेस्पेक्ट टू कॉस, तो कॉस फंक्शन से यहाँ पर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है स्टूडेंट पीरियोडिकली। ओके, तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, +1 और -1 भी होती है। मतलब अगर +1 एम्पलीट्यूड है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, -1 भी अगर ये एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम तो उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा ना, मतलब दोनों पॉइंट पर हमें लाउड साउंड सुनाई देंगे। ओके, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मतलब कॉस की वैल्यू +1 और -1 अगर होती है तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब a इज इक्वल टू +-2a। देखिए cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी, इसकी वैल्यू अगर +1 होती है स्टूडेंट, इस cos की वैल्यू +1 होती है। ओके, तो ये +2a होगा, अगर इसकी वैल्यू -1 होती है तो ये -2 होगा ना। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कंडीशन क्या होगी, +-2a। ओके, +-2a, मतलब देखिए एम्पलीट्यूड के लिए ये जनरल फार्मूला लिखते हैं, 2a कॉस ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ओके, +-2a, ये एम्पलीट्यूड जब +-2a होगा, ओके, सपोज यहाँ पर +2a, यहाँ पर -2a, तो इस तरह से वैक्सिंग प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, देखिए 2a कैंसिल, तो कॉस ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू +-1। तो ये कॉस फंक्शन है ना, तो कॉस की प्लस वैल्यू कब होती है, 0 डिग्री के लिए, -1 कब होगी, 180 डिग्री के लिए, मतलब पाई रेडियन। ओके, तो देखिए कॉस, ये जो एंगल होगा 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी, तो ये +1 -1 कब होगा, 0 पाई, देन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एट्सेट्रा। देखिए अगर 0 वैल्यू होती है तो cos 0 की वैल्यू +1 है, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, वहाँ पर भी cos की वैल्यू -1 होती है, 2 पाई मतलब 360, अगेन 0, दैट इज़ +1 -1 +1 -1 अल्टरनेटली। तो इन एंगल्स के लिए 2 पाई मतलब cos ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी की वैल्यू +- अल्टरनेटली होती है स्टूडेंट। ओके, तो अगर ये फर्स्ट 2 कंपेयर करते हैं स्टूडेंट हम, तो t की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाय ऑल दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू पाई एंगल कंसिडर करते हैं, तो ये पाई कैंसिल होगा। ओके, 2 कैंसिल होगा, ध्यान दे रहे हैं ना आप,
देखिए फिर से 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू, अगर पाई कंसिडर करते हैं, ओके, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो रहा है, ओके, तो टी की वैल्यू क्या होगी फिर, सेकंड वैल्यू यहाँ पर 1 बचा है ना, 1 अपॉन n1 माइनस n2, ये वैल्यू होगी। मतलब फर्स्ट इंस्टेंट कहाँ पर वैक्सिंग फॉर्म होगी, टी इज इक्वल टू 0। देखिए टी की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना, तो यहाँ पर क्या है, वैक्सिंग है, यहाँ पर वैक्सिंग है। नेक्स्ट वैक्सिंग कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, इंस्टेंट क्या होगा उसका, यहाँ पर 1 अपॉन n1 माइनस n2, ओके। अब अगर हम 2 पाई कंसिडर करते, देखिए 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई, ये कंसिडर करते हैं, तो ये 2 पाई कैंसिल हो गया, ओके, तो इधर 1 बचा है ना, तो 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई ये n1 माइनस n2 ब्रैकेट, ओके। अगर हम 3 पाई कंसिडर करते, देखिए इसके साथ कंपेयर करते हैं, ये 3 पाई 2 पाई, ओके, तो पाई कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 3 बचा है और ये ब्रैकेट नीचे जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2, उस तरह से यहाँ पर क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2। सो एट दिस इंस्टेंट वी गेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, दैट इज नोन एज वैक्सिंग। तो इस इंस्टेंट पर हमें वैक्सिंग मिलेंगे। देखिए टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, तो वैक्सिंग है यहाँ पर। नेक्स्ट वैक्सिंग क्या कहाँ पर मिलेगा, हमें इस पोजीशन पर मिलेगा, नेक्स्ट इस पोजीशन पर मिलेगा। तो ये डिफरेंट इंस्टेंट है स्टूडेंट। तो 0 1 बाई n1 माइनस n2 2 अपॉन n1 माइनस n2, एट दिस इंस्टेंट वी गेट वैक्सिंग, एट दिस इंस्टेंट वी गेट वैक्सिंग, ओके। तो 2 सक्सेसिव वैक्सिंग के बीच जो टाइम ड्यूरेशन होगा, टाइम इंटरवल होगा, दैट इज नोन एज पीरियोडिक टाइम ऑफ बीट्स, ओके। तो बीट पीरियड मतलब क्या होता है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव वैक्सिंग्स, ओके। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वैक्सिंग है, यहाँ पर सेकंड वैक्सिंग है, इनके बीच डिफरेंस क्या होगा, 1 अपॉन n1 माइनस n2, ओके, 1 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 0, तो ये इतना होगा ना। देखिए इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं हम, 1 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 0, दैट इज़ 1 अपॉन n1 माइनस n2, ओके। अगर ये फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन के बीच हमने टाइम इंटरवल निकाला है, अब सेकंड वैक्सीन और थर्ड वैक्सीन के बीच टाइम इंटरवल अगर निकालना है तो हमें 2 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस n2 करना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम है ना, n1 माइनस n2 n1 माइनस n2 n1 माइनस n2, ओके। 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, तो इनके बीच भी टाइम इंटरवल सेम आ गया। अब ये थर्ड वैक्सिंग है और ये फोर्थ वैक्सिंग है, इनके बीच डिफरेंस क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर सेम है ना यहाँ पर, n1 माइनस n2, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, अगर इनके बीच भी डिफरेंस लेते हैं तो 4 माइनस 3 1, ओके। तो इसका मतलब बिटवीन 2 सक्सेसिव वैक्सिंग टाइम इंटरवल कितना आता है, 1 अपॉन n1 माइनस n2। सो दिस इज नोन एज बीट पीरियड, ये क्या होगा, बीट पीरियड होगा स्टूडेंट, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर बीट पीरियड, पीरियोडिक टाइम ऑफ बीट्स, या फिर बीट पीरियड कहते हैं हम इसको। नाउ फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बीट फ्रीक्वेंसी, ओके, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ बीट पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ बीट पीरियड। सो 1 अपॉन, बीट पीरियड क्या है यहाँ पर, 1 अपॉन n1 माइनस n2, ओके। देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, इसका रेसिप्रोकल मतलब n1 माइनस n2। देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय कैपिटल N इज इक्वल टू n1 माइनस n2, ये फॉर्मूला होगा बीट फ्रीक्वेंसी के लिए। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन n1 एंड n2, मतलब दो साउंड वेव्स अगर ओवरलैप हो जाते हैं, सुपरपोज हो जाते हैं, तो जो बीट फॉर्म होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो ये प्रूव होगा ना यहाँ पर, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n1 माइनस n2, राइट। और बीट पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन n1 माइनस n2, राइट स्टूडेंट। सो दिस इज द कंडीशन फॉर वैक्सिंग। तो 0 1 अपॉन n1 माइनस n2 2 अपॉन n1 माइनस n2, इस पोजिशंस पर और इस इंस्टेंट पर वैक्सिंग प्रोड्यूस होंगे, मतलब लाउड साउंड सुनाई देगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम रहेगा, ओके। सो दिस इज कंडीशन फॉर वैक्सिंग। इसी तरह से हम कंडीशन फॉर वैनिंग भी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट,
राइट। देखिए नेक्स्ट कंडीशन फॉर वैनिंग। अब वैनिंग का मतलब क्या होता है, द पॉइंट एट विच intensity of sound is minimum। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिनिमम कब होगा, जैसे हमें पता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी मिनिमम रहेगा ना। इसलिए कंडीशन क्या होगी यहाँ पर कि एम्पलीट्यूड कैसे होगा, यहाँ पर मिनिमम होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पर कि देखिए A इज इक्वल टू 2A कॉस ऑफ n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी, है ना। देखिए 2A कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर 2 पाई कॉस ऑफ 2 पाई, ओके। तो ये एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड मिनिमम मतलब मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी, देखिए दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है एग्जैक्टली। अगर वो अपोजिट फेज में ओवरलैप होते हैं डिस्ट्रक्ट टू इंटरफेरेंस, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। सो यहाँ पर क्या होगा, A इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो टर्म होगी, ओके, 2A कॉस ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी रिजल्टेंट वैल्यू, ओके, बिकॉज 2A cos 2 pi n1 minus n2 by 2 into t, this factor decides the amplitude। अगर ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम, जैसे हमने अभी कंसिडर किया कि मैक्सिमम मतलब प्लस और माइनस हो सकती है और मिनिमम मतलब 0 होगी ना, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पर। तो ये अगर 0 होती है मतलब मिनिमम, तो वहाँ पर साउंड सुनाई नहीं देगा, सो दैट पॉइंट इज नोन एज वैनिंग, ओके। तो कॉस ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2a मतलब 0। तो कॉस की वैल्यू 0 किस एंगल्स के लिए है, ओके, तो ये एंगल क्या होगा फिर 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। कॉस 90 डिग्री 0 होता है ना। उसके बाद 3 पाई बाई 2 मतलब 270, उसके बाद 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एटसेट्रा, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इस एंगल्स के लिए कॉस की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट, मतलब वहाँ पर उस कंडीशन उस पोजीशन पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, तो साउंड वहाँ पर सुनाई नहीं देगा, दैट इज वैनिंग, ओके। अगर हम फर्स्ट इंस्टेंट मतलब फर्स्ट वैनिंग कहाँ पर प्रोड्यूस होगी, ये निकालने के लिए हमें इस एंगल को पाई बाई 2 के साथ कंपेयर करना होगा। देखिए तो t की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, अगर हम ये दो कंसिडर करते हैं, देखिए 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये दो कंपेयर करो तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाता है, समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए 2 पाई इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर ये कंपेयर करते हैं, देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, टी के लिए फार्मूला क्या आ जाता है फिर, तो ये यहाँ पर 1 बचा है ना, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू दिस ब्रैकेट 2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2, ये रहता है, ओके। अगर हम सेकंड एंगल कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो ये पाई पाई कैंसिल, ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 3/2 बचा है, ओके। 3/2 इन दिस इंटू दिस ब्रैकेट n1 माइनस n2, ओके। अब इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो ये पाई पाई कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल हो रहा है, मतलब यहाँ पर 5/2 5/2 और ये ब्रैकेट इधर आ गया न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा n1 माइनस n2, ओके। देन 7/2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2, इस तरह से, मतलब ये पोजीशंस पर हमें वैनिंग मिलेंगे स्टूडेंट, ओके। तो ये यहाँ पर अब फर्स्ट वैनिंग, देखिए फर्स्ट वैनिंग यहाँ पर है, सेकंड वैनिंग यहाँ पर है, थर्ड वैनिंग यहाँ पर है, तो इस पोजीशन पर हमें एम्पलीट्यूड 0 मिलेगा स्टूडेंट, मतलब वैनिंग पोजीशन होगी, साउंड सुनाई नहीं देगा। नाउ फर्स्ट वैनिंग और सेकंड वैनिंग के बीच टाइम इंटरवल निकाल सकते ना, देखिए फर्स्ट वैनिंग ये सेकंड वैनिंग है, तो इनके बीच टाइम डिफरेंस मतलब क्या होगा, बीट पीरियड, क्या होगा, बीट पीरियड।
तो चलिए दोनों का मतलब डिनोमिनेटर सेम है ना यहाँ पर, तो 2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 और न्यूमिनेटर 3 माइनस 1, so this is 2 difference 2 divided by 2 in bracket n1 minus n2. therefore बीट पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या आता है स्टूडेंट, ठीक है, 2 कैंसिल, दैट इज़ 1/n1 माइनस n2। तो बीट पीरियड उतना ही है वैनिंग के लिए जितना वैक्सिंग के लिए था, 1/n1 माइनस n2, उतना ही फॉर्मूला था ना ये, ओके, 1/n1 माइनस n2 दैट इज़ बीट पीरियड। अब देखिए सेकंड और थर्ड वैनिंग के बीच डिफरेंस लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है ना, 2 इन ब्रैकेट n1 माइनस n2, ओके। नो अब यहाँ पर देखिए 5 माइनस 3 2, ये आएगा डिफरेंस, 2 कैंसिल, मतलब इतना ही आता है। अब यहाँ पर फोर्थ वैनिंग और थर्ड वैनिंग के बीच डिफरेंस देखिए, 7 माइनस 5 2, और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो 1/n1 माइनस n2, मतलब बिटवीन 2 सक्सेसिव वैनिंग टाइम इंटरवल इज 1/n1 माइनस n2। दिस इज नोन एज बीट पीरियड। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यस, बीट फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बीट पीरियड, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब n1 माइनस n2, तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम है यहाँ पर भी, ओके। तो दिस इज द कंडीशन फॉर वैनिंग। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट देखिए बीट्स का मतलब क्या है, ओके, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब सुपरपोजिशन ऑफ 2 साउंड वेव्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड सेम होगा दोनों का, लेकिन फ्रीक्वेंसी स्लाइटली चेंज होगी, डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी में। और ये फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 10 हर्ट्ज, उससे कम ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिफरेंस होता है तो फिर इस तरह का बीट्स फॉर्म नहीं होता है स्टूडेंट, ओके। तो ये यहाँ पर हमने एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखा है, ओके, और फिर कंडीशन ऑफ वैक्सिंग, कंडीशन ऑफ वैनिंग, ये भी डिस्कस किए, राइट स्टूडेंट।